प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे समस्त अभ्यर्थियों का मैं आलोक कुमार दृष्टि टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा की तैयारी पर हम लोग एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, जो प्रत्येक दिन आपको उपलब्ध होगा। आज इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में भारतीय राजव्यवस्था एवं अभिशासन अर्थात इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस से पूछे जाने वाले प्रश्नों के आदर्श उत्तर लेखन और आदर्श उत्तर लेखन के प्रारूप का विकास कैसे करें, इस पर प्रत्येक दिन एक एक प्रश्न को आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा और उसके आदर्श उत्तर प्रारूप को आपके सामने प्रस्तुत करने के माध्यम से आपको मैं यह समझाने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार मुख्य परीक्षा के संदर्भ विशेष में उच्चतम अंकों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए एक उत्कृष्ट विचार के साथ साथ श्रेष्ठतम विचारों के साथ साथ श्रेष्ठतम तरीके से उत्तर के प्रस्तुतिकरण की कला क्या हो सकती है। एक अभ्यर्थी उच्चतम अंक की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर लेखन क्षमता एवं उत्तर लेखन की कला व शैली का विकास कैसे करे। वस्तुतः प्रारंभिक परीक्षा में अधिकांशतः एक अभ्यर्थी का ध्यान इस बात पर होता है कि ठीक है, यह प्रश्न है, इसका उत्तर क्या होगा। सामान्य तौर पर उत्तर के भी 4 विकल्प उपस्थित होते हैं। उन 4 विकल्पों में से कौन सा सही उत्तर है, उत्तर क्या होगा, इसे सिर्फ ढूंढना है आपको। लेकिन मुख्य परीक्षा की चुनौती उच्चतम स्तर की है। यहां पर प्रश्न दिया हुआ है और यह प्रश्न सब्जेक्टिव प्रश्न है, अर्थात वस्तुनिष्ठ नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। यहां पर कोई उत्तर दिया हुआ नहीं है, उत्तर आपको ढूंढना नहीं है, बल्कि इसमें विषयनिष्ठता है। यह विश्लेषण की आवश्यकता और लेखन की आवश्यकता को उत्पन्न करता है। एक प्रश्न दिया हुआ है और उस प्रश्न का उत्तर आपको पहले सोचना है, अर्थात आपके दिमाग में प्रश्न को देखते ही एक उत्तर प्रारूप आना चाहिए। एक अच्छी तैयारी, एक संगठित तैयारी के माध्यम से आप इस स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर को आपने देखा, पल भर के लिए आपने सोचा, आपके दिमाग में फ्रेम आ जाना चाहिए कि उत्तर की शुरुआत कैसे होनी चाहिए या उत्तर की शुरुआत किस पॉइंट से करना उत्तर को प्रभावशाली और आकर्षक बना सकता है। उत्तर की मुख्य मांग क्या है और उत्तर की मुख्य मांग को पूरा करते हुए उत्तर की संरचना के अंतर्गत कितने पॉइंट्स की आवश्यकता है। पॉइंट्स की प्राथमिकता भी स्पष्ट होनी चाहिए, क्रमबद्धता भी स्पष्ट होना चाहिए। अंत में एक निष्कर्ष जो आकर्षक और प्रभावशाली उत्तर लेखन को एक स्पष्ट दिशा दे और जो पाठक है या परीक्षक है उसके मन मस्तिष्क में उत्तर के प्रति एक गहरी छाप छोड़ जाए। उत्तर को पढ़ने के बाद परीक्षक को यह महसूस होना चाहिए कि हजारों उत्तर को पढ़ने के पश्चात उसे जिस आदर्श उत्तर की खोज थी वह यही है, यही है और यही है, कोई दूसरा नहीं है। मुख्य परीक्षा के संदर्भ में आपके समक्ष यह चुनौती है और जिसे सामान्यतः
अभ्यर्थी नहीं समझते। और दृष्टि ने क्यों यह कार्यक्रम आपके समक्ष प्रस्तुत किया है? क्योंकि बहुत सारे मुख्य परीक्षा के कार्यक्रमों को देखने के पश्चात दृष्टि और दृष्टि टीम ने यह महसूस किया कि बातें तो ढेर सारी हैं, लेकिन गुणवत्तापूर्ण बातें जो एक अभ्यर्थी की सफलता में निर्णायक भूमिका निभा सकता है, उसकी कमी है। अधिकांशतः जैसे प्रश्नों के उत्तर का विश्लेषण भी हमने देखा, विशेषकर आज हम लोग 2021 की चर्चा कर रहे हैं, अभी अभी एग्जामिनेशन हुआ है, बहुत सारे वीडियोज आते रहते हैं, आपने उसमें देखा होगा, जिसमें अधिकांशतः ये बतलाते हैं कि ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा हुआ है, ये सीधा प्रश्न पूछा हुआ है, ये प्रत्यक्ष प्रश्न पूछा हुआ है, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, इसमें क्या सोचना है, कुछ नहीं करना है, बस लिख देना है। मुख्य परीक्षा को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। प्रश्न यदि हल्का है तो चुनौती और अधिक गंभीर है। प्रश्न यदि सीधा है, सरल है, डायरेक्टली पूछा गया है, तो चुनौती और अधिक गंभीर हो जाती है, क्योंकि वैसे प्रश्नों का उत्तर लेखन सभी अभ्यर्थी करेंगे, कुछ ना कुछ लिखेंगे और रटी रटाई बातों को लिखेंगे, किताबी भाषा शैली को लिखेंगे। ऐसे संदर्भों में एक अभ्यर्थी के लिए चुनौती यह है कि आखिर सीधे सीधे पूछे जाने वाले प्रश्न, बिल्कुल आसान और सरल पैटर्न पर पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर लेखन किस प्रकार किया जाए ताकि वो उच्चतम से उच्चतम या श्रेष्ठतम या उत्कृष्टतम अंकों की प्राप्ति को सुनिश्चित कर दे। प्रिय छात्रों, इस बात को ध्यान में रखना कि मुख्य परीक्षा की तैयारी उस उत्कृष्ट सोच और विचार से प्रारंभ होता है जो प्रत्येक प्रकार के प्रश्न के उत्तर लिखने के संदर्भ में एक अभ्यर्थी को प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा एक परीक्षक करता है। वह उत्तर नहीं ढूंढ रहा होता है, उत्तर तो सभी लोगों ने लिखा है, वह ढूंढ रहा होता है उस सामान्य प्रकार के प्रश्नों में भी एक उत्कृष्ट विचार को प्रस्तुत करने वाला छात्र। और यह विचार कभी किसी पुस्तक में नहीं मिलते। यह उत्कृष्ट विचार, सोचने की शक्ति, विचार करने की शक्ति, पुनः उसे शब्दों में बांधकर प्रस्तुत करने की आपकी कला एक सतत अभ्यास के माध्यम से विकसित की जा सकती है। किसी किताबों के माध्यम से, किसी नोट्स या मटेरियल को पढ़कर इसे विकसित नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए दृष्टि टीम ने यह निर्णय किया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के हित में, जो कक्षा में नहीं आ सकते हैं लेकिन फिर भी दृष्टि अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को महसूस करते हुए आपके समक्ष तैयारी की गुणवत्ता को प्रस्तुत करना चाहती है, आपके हित में। वे लोग भी पढ़ सकें, वो लोग भी तैयारी कर सकें, अर्थात लोकतंत्र इस आवश्यकता को उत्पन्न करता है कि पढ़ने का हक सबको है, पढ़ने का अधिकार सबको है। जो प्रत्यक्षतः कक्षा में आता है और जो प्रत्यक्षतः कक्षा में नहीं भी आता है, उसके प्रति भी हमारी एक सामाजिक उत्तरदायित्व है, हमारा एक नैतिक उत्तरदायित्व है। और हमारा यह भी दायित्व है कि उत्तर प्रदेश में करोड़ों ऐसे युवा और नौजवान हैं जिनमें योग्यता, प्रतिभा व क्षमता की कमी तो नहीं है, लेकिन उस योग्यता, प्रतिभा व क्षमता के सर्वोत्तम विकास के लिए जिस दिशा की आवश्यकता है
वो दिशा शायद उपलब्ध नहीं है, इसलिए उन्हें भी उस दिशा का लाभ प्रदान किया जाए। तो प्रिय छात्रों, आपको बिल्कुल धैर्य से एक एक क्लास को न सिर्फ सुनना है, समझना है, उसे अपने मन मस्तिष्क में पिरोना है, बल्कि उसी लीक को पकड़कर आपको अपनी योग्यता, प्रतिभा व क्षमता तथा उत्कृष्ट रूप में सोचना, विचार करना, विचारों को प्रस्तुत करना एक औपचारिक भाषा शैली है, एक अच्छी भाषा शैली, भाषा में एक प्रवाह, जो पाठक के ऊपर या परीक्षक के ऊपर एक अच्छा प्रभाव उत्पन्न कर सके, अर्थात प्रभावशाली और आकर्षक भाषा शैली। प्रस्तुतिकरण की एक विशिष्ट कला, उत्तर में मौलिकता, रटी रटाई बात नहीं, किताबी बात नहीं, उच्च स्तरीय और गहन विश्लेषण, इन सभी मानदंडों को, इन सभी आवश्यकताओं को धीरे धीरे, स्नेह स्नेह, प्रतिदिन चर्चा परिचर्चा के माध्यम से न सिर्फ मैं बल्कि दृष्टि टीम के सभी सदस्य सामान्य अध्ययन के विभिन्न विषयों में उत्तर लेखन की आवश्यकता क्या हो सकती है, एक आदर्श उत्तर का प्रारूप क्या हो सकता है, इस पर क्रमशः अपने विचारों को हम लोग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसीलिए चूंकि शुरुआत मैंने की है, इसीलिए इस कार्यक्रम में आप सभी छात्रों का एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं, एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और आइए आज की चर्चा परिचर्चा को प्रारंभ करते हैं और एक प्रश्न आपके सामने रखते हैं, ताकि जिस मानसिक अभ्यास की आवश्यकता पर मैं बातचीत कर रहा हूं उसे आप समझ सके और धीरे 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 आप भी उसी दिशा में सोच सके, विचार कर सके और धीरे 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 मुख्य परीक्षा में उच्चतम अंक की प्राप्ति को सुनिश्चित करते हुए आप भी अपनी सफलता को न सिर्फ सुनिश्चित कर सकें बल्कि हाईएस्ट से हाईएस्ट रैंक को सिक्योर कर अपने मनोनुकूल, अपने इच्छा के अनुकूल आप भी उच्चतम रैंक प्राप्ति को सुनिश्चित कर सकें, टॉप कर सकें। आइए आज वर्ष 2021 में भारतीय राज्य व्यवस्था से खंड से भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अभिशासन, इसमें सिर्फ राज्य व्यवस्था खंड के ही प्रश्न नहीं है बल्कि अभिशासन खंड के भी प्रश्न हैं। इसमें सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय संबंध को अलग किया गया है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था और अभिशासन खंड में अर्थात यह मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र से संबंधित है। प्रथम प्रश्न पत्र इतिहास, भूगोल व भारतीय समाज है, जबकि द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था, अभिशासन, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। तो हम लोग दो सेक्शन को ले रहे हैं, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, क्योंकि दोनों आपस में काफी कुछ जुड़ा हुआ है। वर्ष 2021 में पहला प्रश्न ही वस्तुतः यही था द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत कि नीति निर्माण प्रक्रिया में, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि नीति निर्माण प्रक्रिया में गैर सरकारी संगठनों अर्थात नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका की विवेचना कीजिए। 125 शब्दों में प्रश्न को लिखना है। ये चुनौती को और भी बड़ा बना रहा है और कुल 8 अंक के लिए यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यदि आप उत्कृष्टतम उत्तर को प्रस्तुत कर सकें तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें अधिकतम 6 अंक तक प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए
आपको इनोवेटिव आइडियाज को प्रस्तुत करना पड़ेगा। इस पूरी चर्चा परिचर्चा में मैं पहले यह स्पष्ट कर दूं कि सामान्य तौर पर जब भी कोई प्रश्न आपके सामने उपस्थित हो तो प्रश्न की मांग का निर्धारण कीजिए, अर्थात नीति निर्माण की प्रक्रिया में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका आपको लिखनी है। अर्थात गैर सरकारी संगठनों की भूमिका नीति निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत। देखिए, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका के कई आयाम हो सकते हैं और होते हैं। उसमें से सिर्फ एक आयाम की आपको चर्चा करना है, अर्थात गैर सरकारी संगठनों की भूमिका नीति निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत क्या है। बस विवेचना करने का मतलब है कि सिंपली आप इसको प्रस्तुत कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो डिस्कस करना जो है, या चर्चा करना या विवेचना करना, यह बतलाता है कि इसके संबंध में सारी बातों को आप क्रमशः प्रस्तुत कीजिए। सारी बातें जो भी संबंधित हो सकती हैं, वन बाय वन प्रयास यह कीजिए कि शब्दों की सीमा में रहते हुए प्रत्येक पक्ष को आप प्रस्तुत कर सकें। लेकिन किसी भी प्रश्न का उत्तर ऐसा तो नहीं है कि हम सीधे सीधे गैर सरकारी संगठनों की भूमिका नीति निर्माण के अंतर्गत लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले लिखने के लिए उत्तर की शुरुआत करनी पड़ती है। बहुत संक्षेप में, एक दो लाइन में, मैक्सिमम 2 लाइन में आपको अपनी बात प्रारंभ करनी है। अर्थात उत्तर की संरचना क्या होनी चाहिए? तो उत्तर की संरचना में सर्वप्रथम उत्तर लेखन की प्रभावी व आकर्षक शुरुआत करना है। आप आगे जो कुछ भी लिखने जा रहे हैं उसके लिए एक बैकग्राउंड बनाना है। जैसे एक किसान जब खेती करता है तो खेत को तैयार करता है। आप जो उत्तर प्रस्तुत करने जा रहे हैं उस उत्तर की एक बेहतर पृष्ठभूमि को यहां पर बनाइए। उत्तर लेखन की शुरुआत हो गई। मुख्य जो उत्तर की संरचना है, जो सेकंड पॉइंट में आपको फोकस करना है, अर्थात प्रश्न की मुख्य मांग के अनुरूप उत्तर लेखन। तो उत्तर की मुख्य संरचना, जो प्रश्न की मुख्य मांग के अनुरूप होती है हमेशा, इसके अंतर्गत हमें नीति निर्माण में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को लिखना है। अर्थात नीति निर्माण में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। भूमिका को लिखना है। यदि कुछ पॉइंट्स आपके मन मस्तिष्क में है सीधे तौर पर, तो जैसे भूमिका में क्या क्या लिख सकते हैं उसको भी यहां पर हम लोग डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग अलग से लिखेंगे और अलग से इसको डालेंगे। सामान्य तौर पर मैं ये सुझाव नहीं देना चाहूंगा कि आपने उत्तर लेखन की शुरुआत की, अर्थात उसे आप इंट्रो कह सकते हैं। फिर उत्तर की प्रश्न की मुख्य मांग के अनुरूप आपने उत्तर की मुख्य संरचना को प्रस्तुत किया और मुख्य संरचना को प्रस्तुत करते हुए डिफरेंट पॉइंट्स को आपने वहां पर प्रस्तुत किया।
इसके पश्चात 125 शब्द वाले प्रश्नों के उत्तर लेखन में निष्कर्ष लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक लाइन में ही सही, लेकिन अपना निष्कर्ष लिखना चाहिए, एक लाइन में ही सही, या एक लाइन में ही नीति निर्माण प्रक्रिया में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को बेहतर कैसे बनाया जाए, इसके लिए कुछ सुझाव दिया जा सकता है। गैर सरकारी संगठनों की कुछ सीमाएं हैं, कुछ आलोचनाएं हैं, उसको एक लाइन में स्पष्ट करते हुए कुछ सुझाव दे दिया जाए। तो मैं इसको निष्कर्ष नहीं कह रहा हूं, मैं ओवरऑल ट्रीटमेंट देने की बात कर रहा हूं। प्रश्न की मुख्य मांग के अनुरूप आपने लिख दिया है, लेकिन ऐसे ही छोड़ना नहीं है। जैसे ईंटों को खड़ा कर दिया आपने, सीमेंट से जोड़ दिया, भवन खड़ा है, स्ट्रक्चर खड़ा है, उसे ऐसे भी छोड़ देंगे तो उस भवन का उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन उसे खूबसूरत बनाने का प्रयास करना चाहिए। और यह इंट्रोडक्शन और यह निष्कर्ष उसी भवन को, उसी संरचना को जिसे आपने प्रस्तुत किया है, उसे खूबसूरत बनाने का प्रयास है। अर्थात एक निष्कर्ष भले ही एक लाइन में लिखिए, लेकिन लिखना चाहिए। यह सुझाव मेरा है। बहुत सारे लोग सुझाव नहीं भी देंगे, लेकिन मेरा यह कहना है कि सीधे सीधे गैर सरकारी संगठनों की भूमिका की विवेचना नीति निर्माण के अंतर्गत आपने कर दी, यहीं पर छोड़िए मत। क्योंकि गैर सरकारी संगठनों की भूमिका नीति निर्माण के अंतर्गत उसकी कुछ सीमाएं हैं, कुछ आलोचनाएं हैं, और इसके लिए एक प्रशासक के अभिवृत्ति के अनुरूप वहां पर कुछ सुझाव प्रस्तुत किया जाना परीक्षक को यह एहसास दिलाता है कि यह अभ्यर्थी प्रशासकीय गुणों से युक्त है। यदि इसे प्रशासक नहीं बनाया तो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अर्थात आपके उत्तर में वह दृष्टि उत्पन्न होना चाहिए, वह विजन, वह दृष्टि विद्यमान होना चाहिए, वह संकेत विद्यमान होना चाहिए, जिसको पढ़कर आपके प्रशासकीय गुण भी अभिव्यक्त हो रहे हों। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं कि सिलेक्शन नहीं है, रिजेक्शन है, एलिमिनेशन है। कहते हैं कि जो लोग भी अनावश्यक रूप से परीक्षा में शामिल हो गए हैं, प्रशासकीय गुण उनमें नहीं है, उनको रिजेक्ट करना है, एलिमिनेट कर देना है, बाहर कर देना है। लेकिन जैसे ही मुख्य परीक्षा में आप आते हैं तो उसका उद्देश्य सिलेक्शन करना है। अर्थात अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस प्रकार अपने उत्तर को प्रस्तुत करें कि परीक्षक को यह मैसेज मिलना चाहिए कि ठीक है, इसके पास नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज तो बहुत सारे लोगों के पास होता है, इस बच्चे के पास नॉलेज ही नहीं है, बल्कि इस बच्चे के पास वह प्रशासकीय अभिवृत्ति है, वह प्रशासकीय गुण भी है, वह प्रशासकीय सोच है, वह प्रशासकीय दृष्टि है, मन मस्तिष्क है, विचार है, जो प्रशासकीय सेवाओं, सिविल सेवाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों में आवश्यक रूप से होना चाहिए। तो उसे अपने उत्तर में प्रस्तुत करना भी है हमें। इसलिए इंट्रोडक्शन के माध्यम से, निष्कर्ष के माध्यम से, उत्तर की मुख्य संरचना के माध्यम से हम पूरे उत्तर को बहुत ही अधिक संगठित करने का प्रयास करते हैं, बांधने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटर की यह भी अभिवृत्ति है, उसका यह भी गुण है
कि उसमें संगठन का तत्व होता है। उत्तर को कैसे प्रस्तुत करना चाहिए। अब देखिए, मैं शुरुआत करता हूं, थोड़ा सा हम लोग बातचीत करना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें नीति निर्माण प्रक्रिया को स्पष्ट करना होगा। फिर नीति निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होने वाले विभिन्न कारकों या एजेंटों या संगठनों या संस्थाओं को भी संक्षेप में हमें प्रस्तुत करना होगा। इसके पश्चात ये एक छोटा सा पैराग्राफ होगा। इसके पश्चात एक दूसरा पैराग्राफ हम लिखेंगे जिसमें एक लाइन में ही सही, लेकिन गैर सरकारी संगठनों के विषय में भी हमें बताना होगा, और तब जाकर के उसकी भूमिका के विषय में बतलाइए। अर्थात थोड़ा सा इस आंसर को और अगर ओपन करना चाहें तो देखिए, उत्तर की संरचना। उत्तर की संरचना को मैं थोड़ा ओपन कर रहा हूं ताकि आप भी उत्तर प्रारूप का विकास करने की क्षमता को अर्जित कर सकें। सबसे पहली बात क्या लिखना है? नीति निर्माण प्रक्रिया। और स्वाभाविक रूप से हम लोग लोक नीति या सार्वजनिक नीति के निर्माण की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। इस नीति निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने वाले या उसे प्रभावित करने वाले विभिन्न संगठनों व संस्थाओं की चर्चा आपको करनी है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही है ये। इसके पश्चात ये बिल्कुल छोटा सा एक पार्ट आपको लेना है। इसके पश्चात आपको गैर सरकारी संगठन का भी एक परिचय बहुत संक्षेप में लिखना चाहिए। गैर सरकारी संगठन का परिचय। और तब उत्तर की मुख्य संरचना शुरू होती है। नीति निर्माण में गैर सरकारी संगठनों अर्थात एनजीओज संगठनों की भूमिका क्या हो सकती है। और फिर निष्कर्ष के अंतर्गत हम सीमा लिख सकते हैं, आलोचना लिख सकते हैं, महत्व भी लिख सकते हैं, या ये सब हमें लिखना चाहिए। सीमा, आलोचना, महत्व अर्थात भविष्य की एक दिशा। भविष्य की एक दिशा। इस तरह का फ्रेमिंग आपके पास होना चाहिए। और यह फ्रेमिंग कैसे आएगा? तो जितना अधिक से अधिक चर्चा परिचर्चा आप करेंगे, इस तरीके से यदि फ्रेमिंग आपने डेवलप कर लिया, यदि इस तरीके से रिसर्च करना आपने शुरू कर लिया, प्रत्येक प्रश्न को आपने देखा, उसका आंसर कैसे लिखना चाहिए, उस पर चर्चा परिचर्चा आरंभ करना चाहिए, उसमें भाग लेना चाहिए, खुद से थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, और फिर जाकर के अपना एक संगठित उत्तर के प्रारूप को निर्मित कर लेना चाहिए। और फिर अंतिम हिस्सा आता है कि अभ्यास करना चाहिए, ताकि भाषा शैली का विकास हो सके, आपकी मौलिकता और विशिष्टता का विकास हो सके, किताबी भाषा के स्थान पर, रटे रटाए भाषा के स्थान पर एक मौलिक
जो आपकी मौलिक भाषा शैली है उसका विकास हो सके, भाषा की प्रवाह विकसित हो सके, भाषा की एक विशिष्ट शैली विकसित हो सके जो आपके उत्तर को विशिष्ट बनाएगा, मौलिक बनाएगा और फिर अधिकतम अंक प्राप्ति को सुनिश्चित करने की दिशा में आपको अग्रसर भी बना देगा। अब देखिए, दो तरीके से उत्तर की संरचना को हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। पहले में बड़ा संक्षेप में हमने आपको बतलाया, दूसरे में थोड़ा सा ओपन किया। अब इसको और ओपन करते हैं ताकि आपको थोड़ा और समझ में आए। कैसे? अब नीति निर्माण की प्रक्रिया और उसमें भाग लेने वाले अर्थात उत्तर की शुरुआत कैसे करें, इस पर मैं थोड़ा सा एक आदर्श उत्तर मैं आपको लिख देता हूं। लेकिन मेरा एक सुझाव यह भी मानेंगे कि ठीक है, मैं आपकी तरफ से उत्तर की शुरुआत कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि सभी अभ्यर्थी इसी उत्तर के प्रारूप को अपनाएंगे। आपका एक अपना प्रारूप भी हो सकता है और आपको जो अभ्यास करना है, ऐसा नहीं है कि हमने जो इंट्रो लिखा, हमने जो शुरुआत की, वही शुरुआत आपको भी करनी है। नहीं, इसको देखते हुए समझते हुए आपको अपनी शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि जब आप सभी अभ्यर्थी इसी दिशा में काम करेंगे तभी तो मौलिक होगा। नहीं तो पता चला कि हमने एक उत्तर लिख दिया और सभी बच्चों ने उसी उत्तर को लिख के चले आए, तो वो भी सामान्य हो गया। इसलिए मेरा पूरा का पूरा प्रयास, मेरा पूरा का पूरा बल और फोकस इस बात पर है कि आपकी इस क्षमता का विकास ग्रेजुअली हम कर सके। यह हमारी सफलता होगी और इसी सफलता से आप अपनी सफलता को भी सुनिश्चित कर सकते हैं। आपको अपने स्व के विकास, अपनी क्षमता, प्रतिभा, लेखन क्षमता, लेखन शैली के विकास में स्व का विकास करना है, खुद का विकास करना है, इस पर फोकस करना है, इस पर बल देना है। आइए, उदाहरण के लिए मैं एक स्लाइड लेता हूं और उत्तर की शुरुआत करता हूं। उत्तर की शुरुआत। प्रिय अभ्यर्थियों, आपको आरंभ में इस बात पर भी ध्यान देना है कि ऐसा नहीं है कि जैसे 125 शब्दों में लिखने के लिए बोला हुआ है, तो एग्जामिनेशन में तो बिल्कुल सही है कि आपको अनुशासन का पालन करना चाहिए। समय भी उतना नहीं है कि आप उससे ज्यादा लिख सकें। लेकिन जब आप अभ्यास कर रहे हैं तो संभव है कि 125 वर्ड्स टू 150 160 वर्ड्स हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यदि इतने में आप उत्तर को तैयार करेंगे तब जाकर के यह 110 टू 125 वर्ड्स में आप अपने उत्तर को एग्जामिनेशन हॉल में पूरा करके आएंगे। इसलिए अभ्यास हमेशा थोड़े अधिक शब्दों में करना चाहिए, क्योंकि वो एग्जामिनेशन हॉल में जाते जाते अपने आप कट हो जाएगा। जो जिस्ट है वो रह जाएगा और जो अननेसेसरी सी चीजें हैं वो सब हट जाएंगी, अपने आप ऐसा होगा। इसके लिए आपको कोई विशेष प्रयास नहीं करना है। तो आइए उत्तर की शुरुआत करते हैं। नीति निर्माण, विशेषकर लोक नीति के निर्माण या सार्वजनिक नीतियों के निर्माण। नीति निर्माण विशेषकर लोक या सार्वजनिक नीतियों के निर्माण। नीतियों का निर्माण, नीतियों का निर्माण।
एक सतत एवं सामूहिक प्रक्रिया व गतिविधि है। एक सतत सामूहिक प्रक्रिया व गतिविधि है। ध्यान दीजिएगा, लोक नीतियों का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधि भी है। अर्थात लोक नीति का निर्माण एक प्रोसेस भी है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और यह एक कलेक्टिव एक्टिविटीज है। कहने का मतलब यहीं पर आपने बतला दिया, आपने पहले लाइन में ही बतला दिया कि नीति निर्माण में विभिन्न संगठनों की भूमिका होती है, क्योंकि नीति निर्माण एक सामूहिक गतिविधि है जिसमें कई संगठन भाग लेते हैं, यहां तक कि स्वयं जनता भी भाग लेती है। अर्थात नीति निर्माण एक सामूहिक और बहुल गतिविधि है, एकल नहीं बहुल गतिविधि है। तो एक लाइन में नीति निर्माण को आपने स्पष्ट किया, जिसमें प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, यहां पर हम लोग कोमा दे देते हैं तो ज्यादा बेटर होगा, जिसमें प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, या अप्रत्यक्षतः। जरूरी नहीं है कि नीति निर्माण की प्रक्रिया में सभी लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लें, अप्रत्यक्ष रूप से भी भागीदारी होती है। तो जिसमें प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विभिन्न स्तरों पर विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी, संगठन एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भागीदारी करते हैं, साझेदारी करते हैं, क्योंकि सबका साझा हित है लोक नीति, तो उसमें साझेदारी होती है, भागीदारी होती है। तो एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग, साझेदारी एवं भागीदारी, करते हैं। जब इस तरीके से आप अपने उत्तर की शुरुआत करेंगे, तब जाकर परीक्षक को एहसास होगा। कुछ छात्र ऐसे होंगे जो सीधे सीधे गैर सरकारी संगठनों की भूमिका पर लिखना शुरू कर देंगे बिना किसी लाग लपेट के, लेकिन आपने सबसे पहले, आपने यहां भी गैर सरकारी संगठन के विषय में लिखा है, लेकिन सबसे पहली बात इस बात को आपने रखा कि नीति निर्माण क्या होता है और नीति निर्माण में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विभिन्न कारक कैसे अपनी भूमिका निभाते हैं। इसके पश्चात दूसरे पैराग्राफ की हम शुरुआत करते हैं, जिसमें हम गैर सरकारी संगठन के विषय में लिखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम लोग गैर सरकारी संगठन को लिखेंगे। तो गैर सरकारी संगठन संगठित नागरिक समाज की अभिव्यक्ति है। भाई,
एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस क्या है? तो हम सभी जो जनता है, अर्थात हम सभी लोग, अर्थात नागरिक समाज, सभ्य समाज जिसे हम कहते हैं, क्योंकि हम इस सभ्य समाज में रह रहे हैं। तो गैर सरकारी संगठन सभ्य नागरिक समाज की संगठित अभिव्यक्ति है। कैसी अभिव्यक्ति है? तो ये संगठित है। पैराग्राफ चेंज करते हुए, गैर सरकारी संगठन सभ्य नागरिक समाज, सभ्य नागरिक समाज की संगठित अभिव्यक्ति है। संगठित अभिव्यक्ति है। यह विभिन्न आधारों पर जनता को संगठित कर, अब देखिए हम भूमिका पे भी आ गए, यहीं से एक ही लाइन हमने लिखा, दूसरे पैराग्राफ में एक लाइन में ही नागरिक समाज को स्पष्ट करते हुए, गैर सरकारी संगठन को स्पष्ट करते हुए भूमिका पर आ जाइए, क्योंकि 125 शब्द ही है, सावधान हो जाइए। तो गैर सरकारी संगठन सभ्य नागरिक समाज की संगठित अभिव्यक्ति है। लोग जब संगठित होते हैं, अरे गैर सरकारी संगठन कौन स्थापित करते हैं? हम और आप मिलजुल कर एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने आप को जब संगठित करते हैं, तो वही गैर सरकारी संगठन है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत लोकतांत्रिक आदर्शों और मूल्यों को कैसे बेहतर रूप में सुरक्षित रखा जा सके, जनता की भूमिका को कैसे विकसित किया जा सके, ताकि लोकतांत्रिक आदर्शों और मूल्यों के अनुरूप सरकार को जनता के हितों, जनता की आवश्यकताओं, जनता की समस्याओं के प्रति अधिक से अधिक संवेदनशील और गतिशील बनाया जा सके। गैर सरकारी संगठन अर्थात सभ्य समाज या नागरिक समाज, जिसे सिविल सोसाइटी आप कहते हैं, वह एक कैटालिस्ट के रूप में, एक उत्प्रेरक के रूप में अपनी भूमिका को निभाता है। वह जनता को उत्प्रेरित करता है, वह सरकार को भी उत्प्रेरित करता है, वह जनता को सक्षम बनाता है, जनता को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जनता को संगठित करता है, नीतियों के निर्माण के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए, जनता की विशेष समस्याओं या विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए, सरकार को नीतियों के निर्माण के लिए उन पर दबाव डालता है। अर्थात भूमिका पर हमें आ जाना है, लेकिन धीरे धीरे। तो मैं क्या करता हूं कि मैं थोड़ा सा शुरुआत कर देता हूं, उसके बाद पॉइंट्स आपको दे दूंगा, उस पॉइंट्स को डिफरेंट पैराग्राफ्स के माध्यम से आपको इलेबरेट करना रहेगा। ज्यादा नहीं, 2-3 पॉइंट या छोटे छोटे 2-3 पैराग्राफ। एक बात को ध्यान में रखिए, 125 शब्द वाले में ऐसा नहीं करना है कि संक्षेप में उत्तर है, बेटा यहां से लिखना शुरू किए और सीधे 125 शब्द पे एंड कर दिए, मतलब एक ही पैराग्राफ में पूरी की पूरी रामायण आपने समेट दी। ये नहीं करना है। 2-2, 3-3 लाइन का छोटा छोटा 3-4 पैराग्राफ में अपना उत्तर प्रस्तुत कीजिए। यह प्रस्तुतिकरण की कला है और यह आपके उत्तर को प्रभावशाली बनाता है, संगठित बनाता है, बेहतर बनाता है, आकर्षक बनाता है। आइए तो थोड़ा सा हम लोग भूमिका पर आ जाते हैं। अर्थात यह विभिन्न आधारों पर
विभिन्न स्तरों पर यह विभिन्न आधारों पर, विभिन्न स्तरों पर जनता को संगठित कर जनता के हितों को सरकार, प्रशासन या विभिन्न निजी क्षेत्र या बाजार, विभिन्न निजी क्षेत्र या बाजार। अब यहां पर आपने एक और भी बातों को समाहित कर लिया कि गैर सरकारी संगठन जनता के हितों को पूरा करने के लिए न सिर्फ सरकार, प्रशासन, बल्कि निजी क्षेत्र या बाजार पर भी दबाव डालता है ताकि वो जनता के हितों के अनुरूप कार्य को कर सके। तो बाजार के समक्ष प्रस्तुत कर, बाजार के समक्ष प्रस्तुत कर, उसके सामूहिक हितों की सुरक्षा, उसके सामूहिक हितों की सुरक्षा एवं अभिवृद्धि कर, सामूहिक हितों की सुरक्षा एवं अभिवृद्धि कर लोकतांत्रिक आदर्शों व मूल्यों के अनुरूप संपूर्ण व्यवस्था को एक दिशा प्रदान करता है, संपूर्ण व्यवस्था को एक दिशा प्रदान करता है। अब देखिए, लगभग 2 पैराग्राफ हमने लिखे और 2 पैराग्राफ के माध्यम से हमने इस बात को थोड़ा भूमिका पर भी हम लोग आ गए कि गैर सरकारी संगठनों की भूमिका नीति निर्माण के अंतर्गत क्या हो सकती है। अब देखिए, यहां पर एटलीस्ट हम 2-3 छोटी छोटी बातें और करेंगे जिससे गैर सरकारी संगठनों के नीति निर्माण में भूमिका को स्पष्ट किया जा सके और एक अच्छा उत्तर सिर्फ सैद्धांतिक तौर पर ही नहीं लिखना है बल्कि उसके उदाहरणों को भी आपको स्पष्ट करना होगा। जब आप उदाहरण देकर अपनी बात को कहेंगे तो वो ज्यादा कन्विंसिंग होगा, ज्यादा प्रभावशाली होगा। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं और अब मैं क्या कर रहा हूं कि छोटे छोटे पॉइंट्स आपको दे रहा हूं जिसको एक्सप्लेन करना रहेगा आपको, बिल्कुल एक एक लाइन में, या एक एक लाइन से ज्यादा लिखना भी नहीं है। जैसे देखिए, मैं एक बात कहता हूं कि गैर सरकारी संगठन दोहरे रूप में सूचनाओं का प्रसार करते हैं। दोहरे रूप में कैसे? जनता की आवश्यकता, जनता की समस्या, जनता की चुनौतियों को सरकार तक पहुंचाते हैं ताकि सरकार उसी के अनुरूप अपने नीतियों का निर्माण कर सके। और जब सरकार के द्वारा नीतियों का निर्माण कर लिया जाता है या कार्यक्रमों का निर्माण कर लिया जाता है या योजनाएं बना ली जाती हैं तो उसे फिर जनता तक लेकर आना। इस प्रकार से यह भी आप समझ सकते हैं कि गैर सरकारी संगठन जनता, सरकार और प्रशासन के बीच
एक कड़ी का काम करता है, एक पुल का काम करता है, जोड़ता है दोनों को। तो नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत सूचनाओं के प्रसार में, और यह सूचनाओं का प्रसार कैसे लोक नीति के निर्माण को प्रभावित करता है, इसको एक लाइन में स्पष्ट कर देना है। इसी तरह से गैर सरकारी संगठन सार्वजनिक हित के पहरेदार एवं प्रवक्ता के रूप में काम करते हैं। सार्वजनिक हितों के पहरेदार, पहरेदार का मतलब उसकी सुरक्षा भी करनी है और प्रवक्ता अर्थात उसको बताना भी है। पहरेदार एवं प्रवक्ता, प्रवक्ता के रूप में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका क्या हो सकती है? सूचनाओं के दोहरे प्रसार में, दोहरे प्रसार को स्पष्ट कर देंगे। सार्वजनिक हितों के पहरेदार एवं प्रवक्ता के रूप में। एक अन्य बात को मैं यहां पर रखना चाहूंगा कि सरकार और प्रशासन को जनता की समस्याओं, आवश्यकताओं, चुनौतियों के प्रति संवेदनशील बनाने में, सरकार व प्रशासन को जनता की आवश्यकताओं, समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाने में। यहां पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को लेंगे। उदाहरण के लिए, भारत में कई महत्वपूर्ण लोक नीतियों का निर्माण गैर सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका के परिणाम स्वरूप विकसित किए गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। तो यहां पर कुछ उदाहरण बनाने में, जैसे 2005 का सूचना का अधिकार अधिनियम मजदूर किसान शक्ति संगठन ने जनता को संगठित करने में, अर्नो राय के नेतृत्व में उन्होंने जनता को संगठित किया। राजस्थान से यह कैंपेन, यह प्रसार शुरू हुआ। फिर देश के विभिन्न भागों में यह आगे बढ़ता चला गया। लोकपाल और लोकायुक्त कानून 2013 में लोकपाल व लोकायुक्त कानून, 2011 में विसिल ब्लोअर एक्ट, 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इत्यादि के निर्माण में गैर सरकारी संगठनों ने उत्प्रेरक के रूप में काम किया। कैटालिस्ट, उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया। यहां से क्या होगा कि जब आप एग्जाम्पल देंगे तब जाकर
आपका जो उत्तर है या जो बात आप कह रहे हैं वह प्रूव्ड हो जाता है। प्रशासक का एक यह भी गुण है कि वह बिना फैक्ट एंड फिगर्स के सिर्फ सैद्धांतिक बातें नहीं करता है। जो विद्वान होते हैं, जो फिलोसफर्स होते हैं, वो सैद्धांतिक बातें अधिक कहते हैं, लेकिन जो प्रशासक हैं वो कोई भी बात कहते हैं तो अपनी बात को फैक्ट एंड फिगर्स से उसको प्रूव्ड करते हैं। अब एक बात आपको यह भी सोचना है मेरे प्यारे छात्रों कि गैर सरकारी संगठनों की भूमिका पर प्रश्न पूछे जाने का कोई खास मंतव्य या लिंक भी हो सकता है क्या? यह सोचना है आपको। इससे क्या होगा कि आप प्रश्न को करंट में जो डेवलपमेंट हो रही है, करंट में जो बातें हो रही है, उससे लिंक करके आप अपने उत्तर को बेहतर दिशा प्रदान कर सकते हैं। मैं सिर्फ हिंट दे देता हूं। अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं अपनी बातों को। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि गैर सरकारी संगठन जनता को संगठित करने में, जनता को शिक्षित करने में, जनता को जागरूक करने में, जनता का राजनीतिकरण करने में और जन आवश्यकताओं के प्रति सरकार को सजग करने में, प्रशासन को सजग करने में, लोक नीति के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कंक्लूड कर रहा हूं मैं। लेकिन वर्तमान में गैर सरकारी संगठनों में पारदर्शिता की कमी, विशेषकर वित्तीय अनियमितताओं के कारण बड़ी संख्या में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह भी खड़े होने प्रारंभ हो गए हैं। थोड़ा कूटनीतिक तरीके से लिखना है। आप जज नहीं है, निर्णय नहीं दे रहे हैं। भूमिका पर प्रश्न चिन्ह उठना प्रारंभ हो गया है। जज नहीं बनना है, प्रशासक ही रहना है। एफसीआरए का जिक्र अगर आप कर सकते हैं, हालांकि यह स्कोप नहीं है, यद्यपि सरकार ने वित्तीय अनियमितताओं पर निगरानी करने के लिए एफसीआरए कानून का निर्माण किया है, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में इसके दुरुपयोग की रिपोर्ट सामने आई है। अभी 2021 में ही गृह मंत्रालय ने सैकड़ों की संख्या में गैर सरकारी संगठनों को बंद कर दिया। अर्थात सीधे सीधे यह करना है कि निसंदेह इनकी भूमिका है, इनका महत्व है, लेकिन गैर सरकारी संगठनों की इस महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इसे और भी अधिक प्रभावशाली दिशा देने के लिए इसे पारदर्शी बनाए जाने और इसके वित्तीय अनियमितताओं की जांच की एक नियमित व्यवस्था विकसित किए जाने की आवश्यकता समय की एक मांग है। बस उत्तर यहीं पे कंप्लीट हो गया। देखिए, इंट्रो हमने लिख दिया, भूमिका हमने आपको बतला दिया, कंक्लूजन में क्या विचार होना चाहिए इस पर हमने चर्चा परिचर्चा की, और इस तरह से हमने एक आदर्श उत्तर कैसे लिखा जा सकता है इस पर हमने बातचीत की। थोड़ा सा 2 मिनट का समय और मैं लेता हूं, और ये जो कंक्लूजन हमने लिखा है थोड़ा सा इसको भी मैं शब्दों में लिख देता हूं ताकि आप अभ्यास कर सके। सिर्फ चर्चा परिचर्चा ही नहीं, बल्कि थोड़ा सा और आपको सहूलियत हो। एक निष्कर्ष, मतलब हम कंक्लूड कर रहे हैं अपनी बातों को। निसंदेह
गैर सरकारी संगठन जनता को संगठित करने, शिक्षित करने, शिक्षित, प्रशिक्षित, जागरूक करने में अमूल्य भूमिका निभाते हैं तथा सरकार व प्रशासन के ऊपर दबाव समूह के रूप में कार्य कर लोक नीति निर्माण को बड़े स्तर पर प्रभावित करते हैं। परंतु वर्तमान में इनमें पारदर्शिता की कमी तथा बड़े स्तर पर वित्तीय व लेखा अनियमितता के आरोप भी लग रहे हैं। अतः इनकी भूमिका को प्रभावी बनाने के लिए हमें गैर सरकारी संगठनों के लिए सिर्फ FCRA जैसे कानून ही नहीं, सिर्फ FCRA जैसे कानून ही नहीं, बल्कि नियामक परंतु स्वायत्त तंत्र व संस्था को भी विकसित करना चाहिए। प्रशासक का उत्तर हमेशा सुझाव के रूप में होना चाहिए, आलोचना के रूप में पत्रकारों का उत्तर होता है, सिर्फ आलोचना नहीं। चूंकि प्रशासक रचनात्मक होते हैं इसलिए उन्हें सुझाव देना चाहिए। तो प्रिय अभ्यर्थियों, चूंकि यह पहला क्लास भी था इसलिए मैंने संपूर्ण आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए थोड़ा डिटेल में चर्चा पर चर्चा किया, ताकि आप एक आदर्श, उत्कृष्ट, बेहतर से बेहतर उत्तर लेखन की आवश्यकता को इन डिटेल समझ सकें, उसकी गुणवत्ता को समझ सकें और अपने अंदर विद्यमान प्रतिभा, क्षमता व योग्यता को अपने उच्चतम स्तर पर विकसित कर सके, सर्वोच्च अंक को अर्जित करने की दिशा में अग्रसर हो सके, ताकि सर्वोच्च रैंक को भी सुनिश्चित करना आपके लिए संभव हो सके। ऐसी ही विभिन्न
शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को मैं यहीं पर विराम देता हूं। अब प्रत्येक दिन एक एक प्रश्न पर चर्चा परिचर्चा का यह वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा, ताकि हम गुणवत्ता शिक्षण और प्रशिक्षण की इस व्यवस्था के लोकतंत्रीकरण अर्थात उसके डेमोक्रेटाइजेशन पर सतत अग्रसर हो सके। टीम दृष्टि की तरफ से मैं आलोक कुमार यहीं पर विराम लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।